अपोकलिप्स यानी तबाही। जब 90% इंसानियत ज़ॉम्बीज में बदल चुकी थी, तब मैंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे प्रूव करना था कि इंसान और ज़ॉम्बीज के भी बच्चे हो सकते हैं। इसलिए मैंने एक ऐसी फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ने का फैसला किया जो थोड़ी साफ सुथरी दिखती हो। लेकिन तभी इस खौफनाक माहौल के बीच अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा डेटिंग सिमुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और सोचो जरा, ठीक उसी वक्त मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत फिजिक वाली फीमेल ज़ॉम्बी आ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिस्टम मेरी ऐसी मदद करेगा। मैंने सोचा, सिस्टम ने ये तो नहीं लिखा ना कि लड़की सिर्फ इंसान होनी चाहिए, और इतनी प्यारी ज़ॉम्बी को जाने देना सच में एक बड़ा वेस्ट होता। मैंने बिना वक्त गवाए अपनी जेब से एक रस्सा निकाला। सही मौका देखते ही अचानक मैंने एक झटके में उसे दबोचा और बांध दिया। वो दर्द से चीखने ही वाली थी कि मैंने तुरंत उसके मुंह में एक कपड़ा ठोंस दिया। एक जिंदा इंसान को इतने पास देखकर वो बिल्कुल बर्ज़र्क हो गई, अपना सर झटकने लगी ताकि मुझे काट सके। लेकिन भाई, मैंने एक्साइटमेंट में अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की एक नोटिफिकेशन गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस! हैंड होल्डिंग मिशन कंप्लीट। टारगेट चेन किंगो। स्टेटस ज़ॉम्बी। एफिनिटी लेवल 0। रिवॉर्ड 100 किलोज रॉ मीट। यहीं से गेम पलट गया दोस्तों। इतना ही नहीं, सिस्टम ने अगला बड़ा बॉम्ब फोड़ा। फर्स्ट किस का रिवॉर्ड है ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, और टोटल कॉन्क्वेस्ट का रिवॉर्ड है जेनेटिक एवोल्यूशन पोशन। ये रिवॉर्ड्स देखकर मेरी सांसें तेज हो गई थीं। सोचो जरा, ये 100 किलो मीट ही मेरे लिए अगले 2.5 साल तक काफी था। लेकिन अब सबसे बड़ा सर दर्द ये था कि इस चेन किंगू का एफिनिटी लेवल कैसे बढ़ाएं। मैंने थोड़ा सोचा और उसके मुंह से वो कपड़ा निकाल दिया। वो तुरंत मुझ पर जोर जोर से गुर्राने लगी। उसके नुकीले दांत खौफनाक आवाज कर रहे थे। मैंने चुपचाप सिस्टम इन्वेंटरी से एक मीट का टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। और भाई, अगले ही पल उसकी गुर्राहट गायब। वो भूखों की तरह उसे खाने लगी। उसे इस तरह खाते देख मैंने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसका ये खौफनाक मुंह देखकर मुझे लग गया था कि फर्स्ट किस का रिवॉर्ड अभी बहुत दूर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमारे बराबर वाला दरवाजा अचानक खुला और वहां से एक मर्द और एक औरत बाहर निकले। वो हमारे पड़ोसी, एक न्यूली वेड कपल थी, शेन लियांग और उसकी पत्नी लिन। वो औरत बोली, यंग मैन, मैंने और मेरे पति ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे पास इतना खाना है कि तुम एक ज़ॉम्बी को दे रहे हो, क्या थोड़ा हमें भी दे सकते हो? इन नॉर्मल टाइम्स शेन लियांग डिलीवरी का काम करता था और उनके घर में बिल्कुल खाना नहीं था। मुझे पुरानी जिंदगी का वो मंजार याद आ गया। पिछली जिंदगी में मैंने इनकी मीठी बातों में आकर अपना खाना इनके साथ शेयर किया था। मुझे लगा था वो थैंकफुल होंगे, लेकिन उन एहसान फरमोशों ने मेरे पीछे से मेरा पूरा कमरा लूट लिया, सारा राशन चुरा लिया और मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया था। मैंने जितना भी दरवाजा खटखटाया, उन्होंने नहीं खोला। तो जो लोग अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं, उन्हें मैं अब खाना कैसे दे सकता था? लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया कि ये दोनों अभी मेरे काम आ सकते हैं। और अचानक मेरे सामने फिर से सिस्टम का इंटरफेस खुल गया। टारगेट लिन। स्टेटस मैरिड वुमन। एफिनिटी लेवल 0। रिवॉर्ड फॉर होल्डिंग हैंड्स 100 किलोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिवॉर्ड फॉर फर्स्ट किस फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। रिवॉर्ड फॉर टोटल कॉन्क्वेस्ट लग्जूरियस 1008 म्याऊज विला। ये रिवॉर्ड्स देखकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। भले ही अपोकलिप्स में मेरे पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट सबसे जरूरी थी। मुझे स्माइल करते देख उन दोनों को लगा कि मैं मान गया हूं। शेन लियांग के अंदर का लालच अचानक बाहर आ गया। वो अकड़ कर बोला, पहले हमें 5 किलो पॉक दो और फिर 3 बड़ी बॉटल्स प्यूरिफाइड वाटर की। उनकी ये हिम्मत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कब हाँ बोला था भाई? अगर मेरे पास इतना खाना हो कि मुझे समझ ना आए क्या करूं, तब भी मैं यूज किसी कुत्ते को दे दूं, लेकिन तुम जैसे एहसान फरमोश बस्टर्ड्स को कभी ना दूं। मैंने सीधे चेन किंगू को पीछे ढकेला और अपने कमरे के अंदर चला गया। शेन लियांग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। वो मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मेरे बराबर में खड़ी ज़ॉम्बी को देखकर उसकी फट गई। कमरे में आकर मैंने चेन किंगू को बांध दिया और सिस्टम पैनल खोला। और भाई, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। चेन किंगू का एफिनिटी लेवल अचानक 5 पॉइंट्स बढ़ चुका। बिल्कुल मुझे पिछली जिंदगी के वो इंटेलिजेंट इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज याद आए जो अपोकलिप्स के बाद में सामने आए थे। क्या चेन किंगू भी इवॉल्व हो सकती थी? और वो भी सिर्फ एक छोटे से मीट के टुकड़े के लिए? एक बार में 5 एफिनिटी पॉइंट्स। किसी आम लड़की को बताने से तो ये कहीं ज्यादा आसान था। मैंने खुश होकर यूज कुछ और मीट के टुकड़े खिलाए और उसकी एफिनिटी सीधे 10 पॉइंट्स तक पहुंच गई। मैं और खिलाना चाहता था, लेकिन उसका छोटा सा पेट अब गोल हो चुका था, इसलिए मैंने वही रोक दिया। मैंने फिर से उसके मुंह में कपड़ा थौंसा और आगे की प्लानिंग करने लगा। ज़ॉम्बीज की ये बीमारी 1 महीने पहले शुरू हुई थी और मुझे अच्छे से याद था कि ठीक 1 महीने बाद एक भयानक पोलर कोल्ड वेव यानी एक जानलेवा बर्फानी तूफान आने वाला है।
मेरे पास तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन बचे थे। खाना पीना तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था एक मजबूत शेल्टर जो इस जानलेवा ठंड में मेरा तापमान सही रख सके। और पूरे बेने सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं थी। तभी मेरे दिमाग में एक फ्लैश चला। मैंने दिमाग में ही सिस्टम को पुकारा, सिस्टम, जो घर तुम रिवॉर्ड में दे रहे हो वो पहले से कहीं है या अचानक हवा से प्रकट होगा? सिस्टम ने जवाब दिया, सारे रिवॉर्ड हाउसेस जीरो से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। प्लेयर किसी भी लोकेशन को चुनते हैं तो वहां ये बन जाएगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है जैसे टाइटेनियम अलॉय, सीक्रेट एग्जिट, वेयरहाउस या मेडिकल इक्विपमेंट, तो प्लेयर को खुद कंस्ट्रक्शन प्लान देना होगा। ये सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। इसका मतलब मेरा टाइटेनियम अलॉय वाला सेफ शेल्टर सच में बन सकता था। लेकिन तभी अचानक मेरे दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। दरवाजे के बाहर लिन बिल्कुल अकेली खड़ी थी। इस अंधेरी कॉरिडोर में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं कब कहां से कोई ज़ॉम्बी निकल आए। जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ी तभी दरवाजा खुला। मुझे हाथ में बेसबॉल बैट लिए देखकर उसकी फट गई। वो हड़बड़ा कर बोली, गलत मत समझना, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। मैंने घूर कर यूज ऊपर से नीचे तक देखा। वो बेचारी फोर्स स्माइल के साथ बोली, मुझे थोड़ा खाना उधार चाहिए था। मैंने साफ माना कर दिया कि मैं यहाँ किसी को फ्री का फायदा नहीं उठाने दूंगा। लेकिन तभी अचानक दूर से एक ज़ॉम्बी के गुरान की आवाज आई। लिन का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो दांत पीस कर मेरे कमरे के अंदर घुस गई। दरवाजा बंद करते वक्त मेरी नजर सामने वाले पड़ोसी शेन लियांग पर पड़ी, जो चुप कर सब देख रहा था। और मुझे देखते ही उसने तुरंत अपना सर पीछे खींच लिया। सोचो जरा, पैदाइशी निंजा टर्टल है भाई ये, सर छुपाने में मास्टर। कमरे के अंदर जैसे ही लिन की नजर चेन किंगू पर पड़ी, वो डर के मारे चीख पड़ी और पीछे हट गई। तुमने घर में ज़ॉम्बी क्यों रखा है? तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने बिना किसी इमोशन के कहा। डर किस बात का, सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही तो है। मेरी ये बात सुनकर वो अपने पति शेन लियांग के बारे में सोचने लगी कि काश उसमें मुझसे आधी भी हिम्मत होती। वो ठंडी सांस लेकर बोली, बताओ, खाना देने के बदले तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? कुछ मिनट्स बाद वो लिविंग रूम में आई और गुस्से में बोली, मैंने वो सब किया जो तुम चाहते थे, अब खाना दो। मैंने फ्रिज खोला ताकि वो अंदर रखा फ्रेश मीट देख सके। उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या वो मुझे बेहोश करके सब लूट ले। लेकिन मैं पहले से ही गार्ड पर था और मुझे थोड़ी निराश हुई कि उसने हमला नहीं किया, वरना मैं सेल्फ डिफेंस के नाम पर गेम ही खत्म कर देता। मैंने 1 किलो पोर्क का टुकड़ा उसके सामने फेंक दिया। वो गुस्से में बोली, सिर्फ इतना सा? मैंने कहा, अपोकलिप्स में ये बहुत ज्यादा है। वो गुस्से में मीट उठाकर चली गई। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मजा आया, क्योंकि पिछली जिंदगी का बदला लेने का प्लेजर ही कुछ और था। मैंने पैनल खोला। मेरा अपार्टमेंट का रिवॉर्ड तैयार था, लेकिन 100 स्क्वायर मीटर का घर थोड़ा छोटा था। मुझे इस शेल्टर को और बड़ा करने के लिए और लोगों की जरूरत थी। सबसे पहले मुझे सर्वाइवल शेल्टर का ब्लूप्रिंट चाहिए था, और मुझे पता चला कि बेने यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के कुछ लोग शायद जिंदा हैं। मुझे बाहर निकलना ही था। अगले दिन सुबह मैंने सप्लाईज ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सामने वाले अपार्टमेंट 504 का लॉक एक वायर से सिर्फ कुछ सेकंड्स में खोल दिया। अंदर घुसते ही बेडरूम से कुछ चबाने की आवाज आई। मैंने देखा एक सेव्ड बालों वाला बूढ़ा ज़ॉम्बी एक लाश को नोच रहा था। मैंने किचन नाइफ उठाई और उस पे टूट पड़ा। लेकिन भाई, किचन नाइफ से उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। उल्टा वो और गुस्सा हो गया और अपने नखून निकाल कर मुझ पर लपका। मैंने उस चेस्ट पर एक जॉर्डर लात मारी जिससे वो पीछे जा गिरा, और फिर मैंने उस पे तब तक वार किए जब तक वो शांत नहीं हो गया। जब मैंने नाइफ देखा तो उसकी ब्लेड 2 जगह से टूट चुकी थी। हमें एक सॉलिड वेपन चाहिए था। दोपहर तक मैंने 5 फ्लोर के सारे 6 अपार्टमेंट साफ कर दिए। 3 ज़ॉम्बीज को ढेर किया और मुझे फ्रूट जूस, पिल्स और प्रोटीन पाउडर मिला। नाइफ तो खराब हो गई थी, पर मुझे एक सॉलिड बेसबॉल बैट मिल गया जिसका ग्रिप मास था। यहाँ लिन और शेन लियांग ने पीप होल से मेरा ये खौफनाक रूप देख लिया था। उनकी फट के हाथ में आ गई थी कि उन्होंने मुझसे पंगा नहीं लिया। मेरे जाने के बाद वो उन अपार्टमेंट्स में खाना ढूंढने गए, पर मैंने इतना क्लीन काम किया था कि उन्हें एक क्रम भी नहीं मिला। शेन लियांग ने फिर से एक शैतानी दिमाग चलाया, डार्लिंग, तुम जाकर उससे थोड़ा और खाना क्यों नहीं मांगती? लिन ने माना किया, पर शेन लियांग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ सरवाइव करना चाहता हूँ। क्या तुम चाहती हो वो सारा खाना उस ज़ॉम्बी को दे दे? पति के इस इमोशनल ड्रामा के आगे लिन टूट गई और बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ। जैसे ही लिन मेरे कमरे में आई, यूज पोटैटो स्ट्यू और मीट की मस्त अरोमा आई। मैं सोफा पर बैठकर आराम से खा रहा था और वो लालच में थुक गटक रही थी। मैंने प्लेट में थोड़ा मीट निकाला। लिन को लगा ये उसके लिए है। वो खुश होकर आगे बढ़ी, पर मैं उसके बराबर से निकल गया और चेन किंगू के मुंह से कपड़ा निकलकर वो प्लेट उसके सामने रख दी। चेन किंगू उस पर टूट पड़ी। लिन की भयानक इंसल्ट हो चुकी थी। उसने बात बदलने के लिए पूछा, तुमने आज पूरा फ्लोर साफ कर दिया? मैंने कहा, हाँ, मैं जल्दी ही यहाँ से निकलने वाला हूँ और सारी सप्लाईज बटोर रहा हूँ। लिन की आंखें फाती की फाती रह गईं। क्या तुम जा रहे हो? बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। उसके दिमाग में डर था कि अगर मैं सारा खाना लेकर चला गया तो वो दोनों भूखे मार जाएंगे। वो बोली, मैं तुमसे खाना ट्रेड करना चाहती हूँ। मुझे उसकी इस बेशर्मी पर हंसी आ गई। 4 दिन और बीत गए।
मैंने पूरी बिल्डिंग साफ कर दी थी। चेन किंगू की भूख अब बहुत बढ़ चुकी थी। पहले वो 250 ग्राम खाती थी, अभी उसे 2.5 किलो मीट चाहिए था। मैंने उसके मुंह से कपड़ा हटाया और उसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से खिला रहा हूँ। अगर तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूंगा, समझी? वो पहले की तरह चिल्लाई नहीं, बस खाने के लिए मुंह खोल दिया। मैंने अपना हाथ उसके पास किया तो उसने फिर काटने की कोशिश की। मैंने जोर से चिल्लाया, नो। वो थोड़ी डर गई और अपना सर घुमाकर मुझे देखने लगी। ये गेम हमारे बीच कम से कम 10 बार चला और अचानक उसने काटना बंद कर दिया और बस मुझे घरने लगी। वो मेरे एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं एडिबल हूँ। मैंने खुश होकर सर हिलाया और यूज मीट का टुकड़ा दिया। अब वो तभी खाटी जब मैं हाँ में सर हिलाता। मैंने यूज चेक करने के लिए उसकी रस्सी खोल दी और मीट टेबल पर रख दिया। वो थोड़ा लड़खड़ाई, मेरी तरफ आई, पहले मीट को देखा, फिर मुझे देखा और प्लेट की तरफ उंगली दिखाई। मैंने स्माइल के साथ सर हिलाया और तभी उसने प्लेट उठाकर खाना शुरू किया। भाई, सिर्फ 40 एफिनिटी पॉइंट्स पर वो मुझ पे हमला नहीं कर रही थी। अगर ये 100 हो गया तो वो मेरी एक ओबीडियंट पेट ज़ॉम्बी बन जाएगी। दूसरी तरफ शेन लियांग का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि मैं निकलने वाला था। वो अकेले मुझसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने फिर अपनी पत्नी को मैनिपुलेट किया। डार्लिंग, हम उसे सारा खाना लेकर जाने नहीं दे सकते। तुम फिर से खाना मांगने के बहाने जाओ और जहां वो सो जाए तो मेरे लिए दरवाजा खोल देना। हम दोनों मिलकर यूज जान से मार देंगे। लिन ने थोड़ा सोचा और गिल्टी फीलिंग के साथ हाँ बोल दिया। उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही रात होगी वो हमला करेंगे। मुझे अगले दिन सुबह निकलना था, इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, इतनी जल्दी फिर भूख लग गई? लिन मुझे दिमाग में गालियां दे रही थी, पर उसने एक सेडक्टिव एक्सप्रेशन बनाया और बोली, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, यू नो। जैसे ही वो अंदर घुसी, मैंने अचानक उसके आस पर एक जॉर्डर स्लैप मार दिया। वो गुस्से में मुझे देखने लगी। इसके लिए तुम्हें मुझे एक एक्स्ट्रा बिस्किट देना होगा। मुझे बहुत हंसी आई। सच में एक स्कमबैग बनना कितना सैटिस्फाइंग होता है। ये उनकी पुरानी जिंदगी के धोखे की सजा थी। लिन ने अपना सर नीचे किया और उसकी आंखों में आग थी कि बस आज की रात बीत जाए, फिर देखते हैं कौन हंसता है। कुछ घंटों बाद लिन कांपते हुए बेडरूम से बाहर निकली। उसने दरवाजा खोला और शेन लियांग हाथ में फ्रूट नाइफ लिए अंदर घुस गया। क्या वो सो रहा है? लिन ने कहा। हाँ। शेन लियांग आगे बढ़ा, पर तभी बेडरूम के दरवाजे के सामने उसने एक साए को खड़े देखा। उसका खून जम गया। तुमने तो कहा था वो सो रहा है। लिन ने डर कर देखा और बोली, ये तो इसकी ज़ॉम्बी है, ये आजाद कैसे हुई? शेन लियांग को लगा ये ज़ॉम्बी थोड़ी तेज है, तो वो इसे आसन समझ बैठा। उसने लिन से कहा, तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं पीछे से वार करता हूँ। लिन डर से कांप रही थी। वो शेन लियांग के लिए मारने को तैयार नहीं थी। तभी बेडरूम के अंदर से मेरी आरामदायक आवाज आई, हे तुम दोनों, कब तक बातें करने का प्लान है? उनका दिल हलाक में आ गया। तुम सो नहीं रहे थे? तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो कि कोई मर्दा भी जग जाए। मैंने हंसते हुए चेन किंगू के पास जाकर उसके बालों को सहराया और यूं पैट किया और वो एकदम पालतू बिल्ली की तरह खड़ी रही। ये देखकर उनके होश उड़ गए। अचानक शेन लियांग ने बेईमानी की और लिन को जोर से मेरी तरफ ढकेला और खुद दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन मैंने 2 कदम में उसे दबोचा और बेसबॉल बैट से एक झटके में उसे ढेर कर दिया। गेम ओवर। लिन डर के मारे घुटनों पर आ गई। ये सब शेन लियांग का आइडिया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है, तुम्हें डर है कि तुम मारने वाली हो। चेन किंगू ने उनकी लाशों की तरफ इशारा किया, पर मैंने मना कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने चेन किंगू को बाइक पर बिठाया और निकल गया। इंजन की आवाज से ज़ॉम्बीज पीछे पड़े, पर मेरी रफ्तार के आगे वो कुछ नहीं थे। जैसे ही मैं बेने यूनिवर्सिटी पहुंचा, ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ाने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा था, तभी किसी ने चिल्लाया, इधर। मैंने बाइक छोड़ी और उस बिल्डिंग की तरफ भागा। एक लड़के ने विंडो खोली और मैंने एक सिनेमैटिक जंप मारकर अंदर एंट्री ली, पर चेन किंगू बाहर ही खड़ी रह गई। कुछ स्टूडेंट्स उसकी मदद करने आगे बढ़े, पर मैंने उन्हें पीछे ढकेला और खुद खिड़की से बाहर झुककर उसे दोनों हाथ से उठाकर अंदर खींच लिया। तभी एक अमीर बाप की औलाद जैसा दिखने वाला लड़का गु तानजुन आगे बढ़ा और अकड़ कर बोला, तुम्हें मेरे पापा ने हमें बचाने के लिए भेजा है ना? ये लड़का अपने बाप के नाम पर सबको उल्लू बनाकर यहाँ का लीडर बेना बैठा था। मैंने उसका बढ़ाया हुआ हाथ इग्नोर किया और बोला, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। गु तानजुन का चेहरा उतर गया, उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बोला, तो तुम हमारी तरह एक सर्वाइवर हो, इसका मतलब तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे। तभी उसके एक चमचे ने मेरा बैकपैक छीनने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटक दिया। गु तानजुन भाषण देने लगा, सबके सर्वाइवल के लिए अपना खाना हमें दे दो, हम सब में बराबर बांटेंगे। मैंने स्नीयर करते हुए कहा, तुम जियो या मारो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसने आवाज तेज की, अगर सब तुम्हारी तरह सेल्फिश होते तो हम कब के मार चुके होते। हम रिसोर्सेज का सही यूज कर रहे हैं। मैंने उसे बीच में ही टोका, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं अपना खाना कभी नहीं दूंगा। गु तानजुन ने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां नीचे ज़ॉम्बीज खड़े चीख रहे थे। तो फिर तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मुझे तो अपना काम पूरा करना था, मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने वाला था।
गु तानजुन ने गुस्से में बाकी स्टूडेंट्स को बुलाकर मुझे घेर लिया। हमने तुम्हें बचाया, तुम आउटसाइडर हो, किस हक से यहाँ रुकोगे? मैंने कहा, अपोकलिप्स में तुम बच्चे मुझे लेक्चर दे रहे हो? मैंने सच में मौत का नंगा नाच देखा है, तुमने कभी खून भी नहीं देखा, तुम मेरा क्या बिगड़ लोगे? टेंशन बिल्कुल पीक पर थी। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की लाइट कलर ड्रेस में अंदर आई। क्या चल रहा है यहाँ? गु तानजुन ने कहा। ये लड़का बिना हमारी बात माने यहाँ रुकना चाहता है, हम इसे निकल रहे हैं। अस लड़की ने थोड़ा गुस्से में कहा, अगर वो रुकना चाहता है तो रुकने दो, इतने सारे खाली कमरे हैं, उसे बाहर निकलना मतलब मौत के मुंह में भेजना है, सब जाओ यहाँ से। गु तानजुन ने हाँ में सर हिलाया और सब हट गए। उस लड़की की नजर चेन किंगू पर पड़ी। क्या ये तुम्हारी सिस है? बहुत प्यारी है। हाय लिटिल सिस्टर, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? मैंने तुरंत झूठ बोला। वो कलर्ड लेंस पहनती है और थोड़ी इंट्रोवर्टेड है, ज्यादा बोलती नहीं। उसने मेरा झूठ मान लिया, क्योंकि इस दौर में किसने सोचा था कि कोई ज़ॉम्बी को साथ घुमाएगा। वो बोली, 3rd फ्लोर सेफ है, कोई भी क्लासरूम चुन लो, पर 4th फ्लोर पर मत जाना, वो बहुत डेंजरस है। मैं स्टोरेज रूम के पास गया जहां स्टूडेंट्स लाइन में लगे थे और उन्हें सिर्फ कुछ बिस्किट्स मिल रहे थे, जबकि गु तानजुन अंदर छपकर चौरी से चिकन ड्रमस्टिक थौंस रहा था। लेकिन तभी हवा में एक बेहद मास्ट मीट की अरोमा फैली। सारे स्टूडेंट्स लाइन तोड़कर डॉन फ्लोर की तरफ भागे जहां मैं आग जलाकर खाना पका रहा था। उनकी आंखें लालच से लाल थीं। गु तानजुन अंदर आया। फ्रेंड, क्या हम थोड़ा खाना एक्सचेंज कर सकते हैं? मैंने उसे भाव नहीं दिया। तुम्हारा खाना गंदा है। मैंने मीट का बोल उठाया और बाहर खड़े स्टूडेंट से पूछा, तुम्हें चाहिए? सबने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा, क्या यहाँ कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है? सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, वो लोग दूसरी बिल्डिंग में था, सब ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। मैं निराश हो गया, पर तभी भीड़ से एक दबी हुई आवाज आई, मैं हूँ आर्किटेक्चर सेक्शन में। एक चश्मे वाली 2 छोटी वाली भोली सी लड़की सामने आई। सब उसे घूर रहे थे। वो थोड़ी नर्वस थी, पर उसने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम रुइन युआन है, मैं अपने बैच की टॉपर थी, यकीन ना हो तो बाकियों से पूछ लो। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ब्लूप्रिंट बनाना आता है? तभी मेरे सामने सिस्टम पैनल चमका। टारगेट रुइन युआन, स्टेटस आर्किटेक्चर स्टूडेंट, रिवॉर्ड फॉर हैंडशेक, सोलर एनर्जी जनरेटर या वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइस, रिवॉर्ड फॉर फर्स्ट किस, कंप्लीट सर्वेलेंस सिस्टम, रिवॉर्ड फॉर टोटल कॉन्क्वेस्ट, 4 ऑटोमेटिक टर्रेट्स, 100 स्पेशल राउंड्स। भाई साहब, ये रिवॉर्ड्स तो दिमाग खराब करने वाले थे। रुइन युआन ने खुशी से हाँ बोला और मैंने उस नौकरी पर रख लिया। सैलरी, रोज का 1 बोल मीट और 1 बोल वेजिटेबल्स। वो खुशी से झूम उठी, पर गु तानजुन गुस्से में वहां से चला गया। स्टेयरवेल में उसके एक चमचे लू ग्रेक ने कहा, बॉस, ये किड बहुत एरोगेंट है, इसका गेम बजा दें क्या? गु तानजुन बोला, नहीं, उसने अकेले ज़ॉम्बीज को मारा है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। लू ग्रेक ने दिमाग में सोचा, तुम्हारा पेट तो चिकन से भरा है, पर मैं भूखा मार रहा हूँ, मैं इसके सप्लाईज चुरा कर रहूंगा। कमरे में रुइन युआन ने खाना खत्म किया और अपना लैपटॉप निकाल कर बोली, बताओ कैसा शेल्टर चाहिए? मैंने कहा, 100 स्क्वायर मीटर का मजबूत शेल्टर, जिसमें वेयर हाउस, इमरजेंसी एग्जिट, रेस्ट एरिया और बाथरूम हो। रुइन युआन बोली, 100 एसक्यू मीटर छोटा है, क्योंकि आगे फार्मिंग और ब्रीडिंग भी करनी होगी, फ्यूचर एक्सपेंशन की जगह छोड़नी होगी। मैं हैरान था कि ये लड़की मुझसे आगे की सोच रही है। मैंने पूछा, कितना वक्त लगेगा? उसने कहा, कुछ दिन। मैंने सीरियस होकर कहा, मुझे ये प्लान 7 दिन में चाहिए, क्या कर पाओगी? उसने धृढ़ता से कहा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। मैं चेन किंगू को लेकर टेरेस पर गया ताकि शेल्टर की सही जगह ढूंढ सकूं। मुझे स्कूल के पीछे पहाड़ से साथ ही एक खाली जगह मिली जो बिल्कुल हिडन थी। मैं ग्राउंड फ्लोर की खिड़की से कूड़ा ताकि वहां के ज़ॉम्बीज साफ कर सकूं। वहां 4 ज़ॉम्बीज था। मैंने एक को ढेर किया, पर बाकी 3 अलर्ट हो गए। एक एथलेटिक ज़ॉम्बी जो पहले स्पोर्ट्स स्टूडेंट था, वो बेहद तेजी से मेरी तरफ लापका। मैंने बैट घुमाया, पर वो झटका झेल गया। मैंने दूसरा वार किया, तभी तीसरा ज़ॉम्बी आया। मैंने यूज गिराया, पर अचानक आखिरी ज़ॉम्बी मुझ पर कूद गया और मुझे जमीन पर पटक दिया। उसने मेरे बैट को अपने मुंह से पकड़ लिया और हिलाने लगा। मैं यूज हटा नहीं पा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक छोटा सा नाजुक हाथ आया और उसने उस ज़ॉम्बी का सर पकड़कर यूज दूर फेंक दिया। मैंने हैरानी से देखा, वो चेन किंगू थी। ज़ॉम्बी फिर लपका, पर चेन किंगू ने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका सर पकड़ा और स्रैक एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। भाई साहब, जो लड़की इतनी नाजुक दिखती थी, उसमें इतनी भयानक ताकत। वो सच में इवॉल्व हो रही थी। उसका स्किन कलर ग्रेश से रोजी हो रहा था। मैंने पैनल देखा, उसकी एफिनिटी 50 हो चुकी थी। उस खुश करना आसान था, कोई महंगे बैग्स नहीं, बस खाना दो और वो मेरी बॉडीगार्ड बन गई। रात को मैं रेस्टरूम में ब्लड साफ कर रहा था, वो भी मेरे पीछे आ गई। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर वो ज़ॉम्बी थी। उसके शरीर पर भी खून था, तो मैंने उसके कपड़े उठाकर उसे साफ करने का सोचा। उसका जेडेड स्किन देखकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने दिमाग में कहा, वो एक ज़ॉम्बी है, तब जाकर कंट्रोल हुआ। साफ करने के बाद जैसे ही हमारी आंखें मिली, अचानक चेन किंगू मेरी तरफ झुकी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस सरप्राइज अटैक का। मुझे लगा वो काटने वाली है, पर तभी मेरे लिप्स पर एक सॉफ्ट और स्वीट सेंसेशन फील हुई। उसने मुझे किस किया था। तभी सिस्टम गूंजा, कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट किस रिवॉर्ड कंप्लीट, ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन,
अब आप पर वायरस का असर नहीं होगा। उसका एफिनिटी लेवल सीधे 60 पहुंच गया था, यानी अफेक्शन स्टेज। मैंने कमरे में आकर वैक्सीन अपने हाथ में इंजेक्ट कर ली। अब मेरा डर खत्म था। उसी रात लू ग्रेक और उसका दोस्त छू चोरों की तरह हमारी खिड़की का लॉक खोलकर अंदर घुसे। चू ने खिड़की से अंदर पैर रखा ही था कि उसे अंधेरे में एक साया बिल्कुल सीधा खड़ा दिखा। वो कांपते हुए बोला, लू, यहाँ कोई है? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक नाजुक हाथ लू के चेस्ट के आर पार निकल गया। चू भागने लगा, पर एक हाथ उसके भी चेस्ट के आर पार हो गया। चेन किंगू ने खून से साने हाथ देखे। उसका दिल वो खून चटने का हुआ, पर उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया। अगले दिन सुबह मैंने देखा खिड़की के पास 2 लाशें थीं, जिनके चेस्ट में बड़े होल्स थे। चेन किंगू ने खुश होकर मुझे हाथ दिखाए। मैं समझ गया और उसे वॉशरूम ले जाकर हाथ धुलवाए। मैंने दोनों लाशें खिड़की से बाहर फेंक दी थिन। तभी गू तांजुन वहां आया। लू ग्रेक कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने अनजान बांधते हुए कहा। मैं किसी लू ग्रेक को नहीं जानता। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, पर बाकी स्टूडेंट्स ने मामला शांत करवाया। गू तांजुन ने गुस्से में आकर स्टोरेज के गार्ड से कहा, खाना खत्म होने वाला है। उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो मेरी बात नहीं मानते। उन्हें सप्लाईज ढूंढने बाहर भेजेंगे। मार गए तो राशन बचेगा। वो शैतानी हंसी हंसने लगा। तभी एक सेडक्टिव लड़की जियान वेवे आई। मास्टर गू, मैं आपको ढूंढ रही थी। गू तांजुन के अंदर का थारकी जाग गया। वो यूज लेकर इन्वेंट्री चेक करने के बहाने वेयरहाउस में गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वो यूज किस करने लगा, पर उसने डॉज किया और पूछा, क्या सच में आपके पापा रेस्क्यू के लिए आने वाले हैं? गू तांजुन हैरान रह गया और जियान वेवे हंसते हुए वहां से निकल गई, यूज क्लाउन बनाकर। इधर मैं बाहर ज़ॉम्बी साफ कर रहा था। तभी एक बिल्डिंग की विंडो से एक औरत जोर जोर से चिल्लाई, बकाओ। मैंने दिमाग में सोचा, ये औरत मौत को दावत दे रही है। मैंने इग्नोर किया, पर उसके शोर से सारे ज़ॉम्बीज इस तरफ चले गए, जिससे मेरा काम आसान हो गया। कमरे में आकर रुइन युआन ने बताया कि वो स्कूल की डॉक्टर प्रोफेसर वेन थी। मैंने जानबूझकर 2 दिन का वक्त लिया ताकि वो डिस्पेयर यानी पूरी तरह टूट जाए, तभी मेरी वैल्यू समझेगी। 2 दिन बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भागा। वहां बहुत ज़ॉम्बीज थे। मैं मिनी फायर स्टेशन में घुसा, फायर फाइटर एक्स, वॉकी टॉकी और रेस्क्यू रोप उठाई और 3rd फ्लोर के टॉयलेट में चला गया, जहां वेनिंग प्रोफेसर वेन बेहोश होने वाली थी। मैंने दरवाजा तोड़ा। वो चिल्लाई, मैं जिंदा हूं, बचाओ। मैंने उसे बैट दिया और आगे बढ़ा। एक ज़ॉम्बी सामने आया और मैंने एक्स से एक झटके में उसकी खोपड़ी 2 टुकड़े कर दी। वेनिंग हैरान थी कि इसके लिए ज़ॉम्बी मारना बच्चों का खेल है। सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज ने घेरा, पर नैरो स्पेस में मैंने उन्हें एक एक करके ढेर कर दिया। तभी एक अधमारे ज़ॉम्बी ने वेनिंग का पैर पकड़ा। वो रोने लगी। मैंने जानबूझकर यूज नहीं मारा ताकि वेनिंग खुद सीखे। उसने आंखें बंद करके बैट घुमाया और ज़ॉम्बी खत्म। मैंने कहा, वेल डन। जब हम वहां पहुंचे तो खिड़की पर जियान वेवे ने लापक कर खिड़की खोली और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसे इग्नोर किया। वेनिंग ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर आई। सारे स्टूडेंट्स वेनिंग के पास जमा हो गए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थी, पर वेनिंग सबको छोड़कर मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। कमरे में 4 लड़कियां खड़ी थीं, रुइन युआन, वेनिंग, लू एक पियानिस्ट लड़की और जियान वेवे। मैंने पॉट का ढक्कन उठाया और मीट की अरोमा से सबका थुक गटकना शुरू हो गया। मैंने रुइन युआन को बोल दिया। वो खुशी से खाने लगी। तभी सिस्टम चमका। टारगेट वेनिंग, स्टेटस स्कूल डॉक्टर, एफिनिटी 50, रिवॉर्ड फॉर हैंडशेक, फर्स्ट एड किट, रिवॉर्ड फॉर फर्स्ट किस, ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, रिवॉर्ड फॉर टोटल कॉन्क्वेस्ट, कंप्लीट म्यूनिसिपल लेवल मेडिकल इक्विपमेंट। मैंने वेनिंग से कहा, नौकरी करोगी? रोज एक बोल मीट और एक बोल सब्जी मिलेगी। उसने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर मैंने बाकी दोनों को देखा। लू का रिवॉर्ड बेकार था, पर जियान वेवे का रिवॉर्ड धमाकेदार था। होल्डिंग हैंड पर एक कार, यहाँ तक कि टैंक भी चुन सकता था। फर्स्ट किस पर 100 मीटर का घर और कॉन्क्वेस्ट पर 1000 मीटर का विला। जियान वेवे ने लाइन मारी, क्या मैं भी काम कर सकती हूँ? मैंने हाँ कह दिया क्योंकि उसका 100 मीटर का घर मेरे शेल्टर का साइज डबल कर देता। हम लोग यहाँ से निकलने लगे तो गू तांजुन ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। प्रोफेसर वेन, आप डॉक्टर हो, हमारे साथ रुको। पर वेनिंग ने साफ मना कर दिया, यहाँ दवा नहीं है, मैं जा रही हूँ। गू तांजुन ने गुस्से में कहा, ठीक है जाओ, बाकी दोनों तो बोझ हैं। हम स्कूल के पीछे इस खाली जगह पर पहुंचे। जियान वेवे घबरा रही थी कि यहाँ खाली मैदान में कैसे रहेंगे, ये लड़का पागल है। मैंने दिमाग में कहा, सिस्टम एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टी रिवॉर्ड। और फिर तभी अचानक हवा में से एक भयानक स्टील फोर्ट्रेस प्रकट हो गई। रुइन युआन ने देखते ही पहचाना, ये तो बिल्कुल वही ब्लूप्रिंट है जो मैंने बनाया था। मैंने कहा, कोई सवाल नहीं, बस इतना जनो मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। मैंने टाइटेनियम अलॉय डोर पर अपना और चेन किंगू का फिंगरप्रिंट लगाया। अंदर हर तरह का फर्नीचर और डीजल जनरेटर था। लड़कियां खुशी से झूम उठें। ओह माय गॉड, बाथटब, हॉट वाटर, रेफ्रिजरेटर, ये जन्नत है। जियान वेवे ने रूम्स डिवाइड किए। बॉस एक में, मैं और रुइन युआन एक में, प्रोफेसर और सिस एक में। पर रुइन युआन ने झगड़ा शुरू किया कि वो जियान के साथ नहीं रहेगी। मैंने दांत कर कहा, चुप, जैसा जियान ने कहा वैसा ही होगा। मैं बेड पर लेता। चेन किंगू मेरे साथ लिपट गई, बिल्कुल छोटी बिल्ली की तरह। मैंने उसे बाहों में भरा और सो गया।
उधर स्कूल के स्टूडेंट्स ने इस घर को देखा, पर गु तांजुन ने डर के मारे कहा, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है। मैं शाम को 5 बजे जगा। चेन किंगू मेरे कपड़ों के अंदर हाथ घुमाकर खाना ढूंढ रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, पर वो मुझे जगाना नहीं चाहती थी। मैंने उसके चीक्स खींचे और खाना बनाने लिविंग रूम में आया। रूइन युआन ने चिल्लाकर कहा, बॉस जल्दी मॉनिटर देखो। सर्वेलेंस स्क्रीन पर बाहर बर्फ के गोले गिर रहे थे। वेन निंग ने कहा, ये स्नो है। बाकी लड़कियां हैरान थीं क्योंकि साउथ में कभी बर्फ नहीं गिरती, लेकिन मुझे पता था अपोकलिप्स की सबसे भयानक पोलर कोल्ड वेव शुरू हो चुकी थी। अगले 3 दिन में सब कुछ जाम कर पत्थर होने वाला था। मेरे पास सिर्फ थोड़ा वक्त था सप्लाईज इकट्ठा करने का। मैंने रूइन युआन से पूछा, तुम्हारे कैंपस के सुपरमार्केट में क्या क्या मिलता है? उसने बताया वो एक शॉपिंग सेंटर जैसा है जहां सब कुछ है। अगले दिन लंच के बाद मैंने जियान वेवे और वेन निंग से कहा, चलो मेरे साथ बाहर चलना है। जियान वेवे ने बहाने बनाए, पर मैंने कह दिया, मेरे यहाँ पैरासाइट्स मुफ्तखोरों के लिए कोई खाना नहीं है। वो तुरंत तैयार हो गई। जैसे ही हम शेल्टर से बाहर निकले, बर्फ हमारे तखनों तक पहुंच चुकी थी और भयानक ठंड थी। जियान वेवे ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फाती की फाती रह गईं। सामने एक भयानक विशाल के हेवी ट्रक खड़ा था। वो हाथ उठाकर कांपते हुए बोली, भाई ये इतना बड़ा ट्रक अचानक कहां से आया? मैंने एक शैतानी स्माइल के साथ ट्रक का दरवाजा खोला और कहा,